नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम लाते हैं उन खबरों को जिन पर दिन भर रहती है सबकी नजर और उन पर बातचीत करते हैं अपने संवाददाताओं के साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 चुनावी सभा की और कांग्रेस पार्टी पर खूब जमकर हमला बोला। सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में उनके निशाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी रही। पीएम ने कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है वे अब सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद किया और विपक्षी कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले विवादास्पद बयान का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। पीएम ने कहा कि वो एक सामान्य परिवार से आते हैं, वो एक सेवक हैं, सेवादार हैं और सेवादार की कोई औकात नहीं होती। वहीं गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने द्वारका में चुनावी रैली की। अमित शाह ने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया और कहा कि सिर्फ बीजेपी ही विकास की बात करती है और विकास के काम करती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो गुजरात के लोगों को बहकावे में न ले। कांग्रेस पार्टी भी अब अपने प्रचार अभियान को गुजरात में धार दे रही है। आज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात की सियासी फिजा में एंट्री ली। सूरत में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों के साथ अन्याय करती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके सपनों को साकार करेगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहुल ने यहां कई वादे किए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें किसानों, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लोगों की समस्याओं को समझा है। और हम आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर है। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर के बीच इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई है। इस चरण के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित 39 राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को उतारा है। भाजपा और कांग्रेस सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के 88 उम्मीदवार हैं। इनमें अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी के 5, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 14 और समाजवादी पार्टी के 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 35 महिलाओं सहित 339 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने कुल 9, कांग्रेस ने 6 और आम आदमी पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो हम अपने संवाददाता से इस पर बात करेंगे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। केरल वर्मा, इस 85 राजा ने इस कंपनी की नाक में दम कर रखा और साथ ही लोगों को भड़का कर हमारे खिलाफ कर रहा है। किंग कहाँ है? सच सच बताओ। महल ना रहा तो क्या हो, ये पूरी धरती आपकी है और हम सब आपके साथ हैं। रजासी की सबसे बड़ी ताकत है पुरुषीय जनजाति, जिसे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। जीत अभी भी आपकी मुट्ठी में है। उठिए महाराज और रच दीजिए इतिहास। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम लगातार आपको बता रहे हैं गुजरात में प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी आई है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ नवसारी से जुड़ी हैं। मेघना, प्रथम चरण के लिए जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है काफी तेज चल रहा है, सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से विभिन्न दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए रमा, अभी हाल ही में हमने देखा कि खासकर दक्षिण गुजरात में जोर लगाया जा रहा है। चूंकि हम जानते हैं
पहले फेज के जो चुनाव हैं उसमें दक्षिण गुजरात के जो जिले हैं वो शामिल हैं। अगर हम देखें तो तकरीबन सिर्फ दक्षिण गुजरात के जिलों की बात करें तो 35 सीटों के आसपास यहाँ के जो जिले हैं, 7 जिले तकरीबन हैं, 35 सीटों के आसपास है। पिछली बार बीजेपी के पास तकरीबन 25 सीटें आई थी और बाकी जो सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी को गई थी और बाकी की सीटें कांग्रेस की थी। अगर हम देखें तो बहुत एक मजबूत गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जैसे कुछ ऐसी सीटें हैं, झगड़िया जैसी सीट है जहां पर बीटीपी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसका भी वो लगातार जीतती आ रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर नहीं जीत पाई है। अगर हम दूसरी बात करें तो सूरत के जो तकरीबन 16 सीटें हैं, सूरत एक बहुत बड़ा सेंटर है अगर हम पूरे दक्षिण गुजरात की बात करें, और खासकर सूरत में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रचार का जोर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जोर लगातार सभी पार्टियां लगा रही हैं। सूरत में भी, नवसारी में हम देख रहे हैं, वलसाड़ में देख रहे हैं, 4-5 सीटें इन दोनों जिले में हैं। तापी में तकरीबन 2 सीटें हैं, डांग है उसमें भी 1 सीट है। तो ऐसे अगर हम देखें तो साउथ गुजरात एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है। सौराष्ट्र में तकरीबन 48 सीटें अगर हम देखें वो भी हैं, लेकिन जब हम साउथ गुजरात की बात करते हैं, चूंकि जो रैलियां हो रही हैं वो साउथ गुजरात में हो रही हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ गुजरात में रैली थी और परसों भी वो वलसाड़ में थे, आज वो नवसारी में थे, राहुल गांधी की भी रैली हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने ये मिल रही है कि जो मुद्दे हैं, खास तौर पर विकास का मुद्दा है ही, आम आदमी पार्टी भी अपने मुद्दे सामने रख रही है, लेकिन जो अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने इतने सालों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं और खासकर कांग्रेस, चूंकि हमेशा गुजरात में द्विपक्षीय मुकाबला होता था, इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो आगे क्या करेंगे उसके वादे लेकर दूसरी पार्टियां आ रही हैं और बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अगर हम देखें तो रैलियां कर रही है। तो ऐसे में क्या वोटर का जो मिजाज है वो कहां जाएगा, क्या होगा वोट। हालांकि प्रचार तो लगातार चल रहा है और 1 तारीख को ही जब मतदान होगा और पहले फेज का और फिर 8 तारीख को नतीजे ही बता पाएंगे। बिल्कुल, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे मेघना, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की होती थी, क्या आम आदमी पार्टी वहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है? देखिए रमा, सबसे अहम प्रश्न यही है कि सूरत, जहां आम आदमी पार्टी की पहली दस्तक हुई थी, हमने देखा था कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी एक तरीके से वहां पर सबसे पहले अगर देखें तो बड़ा प्रेजेंस, बड़ा चर्चा का विषय आम आदमी पार्टी बनी थी सूरत से। सूरत पहले फेज में चुनाव में जा रहा है, 16 सीटें हैं सूरत में, और ऐसे में सूरत में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ताकत झोंक रही है, क्योंकि वहां पर उसने कई एक तरीके से बड़े दावे भी कर रखे हैं और एक्सपेक्टेशन आम आदमी पार्टी की बेशक होगी कि सूरत में कुछ अगर सीटें मिल पाए तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से हम बात करते हैं तो सूरत एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। कांग्रेस इतना ज्यादा बड़ा, अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा बड़ी पावर नहीं है, खासकर सिर्फ सूरत की अगर बात करें तो। और जहां हम बात करते हैं नवसारी, वलसाड़ और इन सभी जगहों की, तो वहां पर भी ज्यादा अगर हम देखें आम आदमी पार्टी का उतने ज्यादा दावे भी नहीं नजर आ रहे हैं, ना इतना प्रचार नजर आ रहा है, ना रैलियां नजर आ रही हैं। लेकिन सूरत में बेशक रमा, जैसा आपने पूछा, दक्षिण गुजरात में देखें खासकर तो सूरत एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबले का केंद्र बेशक है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दावे लगातार रहे हैं, खासकर सूरत में, और कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद एक मेजर पुश मिला था आम आदमी पार्टी को गुजरात में एंट्री का, तो वो बेशक एक दावा है, लेकिन वो भी चूंकि जब चुनाव में जब नतीजे सामने आते हैं तो सारी जो हवाएं जो बनती हैं उस नतीजा कुछ विपरीत ही होता है। तो ये देखना होगा कि कितना ये जमीनी स्तर पर कितने वोट मिलेंगे और कितने सिर्फ दावे हैं या कितने सिर्फ चर्चा और हवा बन रही है, तो वो एक नतीजा बेशक देखने लायक होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर हमने देखा है कि कैंडिडेट बदले हैं। इसका केस क्या नतीजा होगा ये भी देखना होगा कि क्या ये एक तरीके से नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, या इससे अगर चेहरा बदलने से, नया फेस, यंग फेस देने से क्या फायदा होने वाला है पार्टी को, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप बता रहे हैं कि दक्षिण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर गुजरात राज्य की हम बात करते हैं इन चुनावों में, तो वहां पर जो आम जन है उनके कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी उनकी अपेक्षाएं हैं जिस पर वो मतदान करने इस बार जाएंगे? देखिए रमा, आज ही हम डांडी भी गए थे, नवसारी से कुछ ही दूर डांडी है, और वहां पर भी हमने लोगों से बातचीत की थी, और हम कुछ ही समय में अब हमारी रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि जनता का क्या मिजाज है। लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी भी पिछले सालों की तरह इस बार भी गुजरात में विकास के मुद्दे पर ही वोट डाले जाएंगे। कई लोगों का यह भी कहना है कि जिस किस्म, चूंकि उन्होंने अगर हम देखें तो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, उस एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने काम देखा है और उस काम को जनता एक्सेप्ट कर रही है। तो ये चीज एक है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्हीं सब विषयों पर खास तौर पर जनता की भी प्रतिक्रिया है कि इसी मुद्दे पर वो वोट डालेंगी। दूसरी बात यह भी है कि जो फ्रीबीज जो देने की बात हो रही है, तो वो भी एक तरीके से जनता उसको नकारती हुई नजर आ रही है। तो एक तरीके से देखें, जो एंट्री अगर हम देखें तो थर्ड एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कई जगहों पर अगर देखें तो जो वादे किए जा रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी चूंकि इस बार न्यू एंट्रेंट है, तो जो वादे किए जा रहे हैं उससे जनता उतनी प्लीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि कई जगहों पर जहां पर त्रिकोणीय टक्कर में हो सकता है कि कुछ सीटें दूसरी पार्टियां भी निकाल कर ले जाएं, लेकिन ये चूंकि कई इस बार जैसे लिंबायत सीट है, उस सीट पर सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट्स ने जो है वो अपना नॉमिनेशन भरा है, सबसे ज्यादा उस सीट से इंडिपेंडेंट लोग भी लड़ रहे हैं। तो इस बार इंडिपेंडेंट्स की भी संख्या ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो वोटों का बंटवारा अगर हो जाए तो हो सकता है कि जो नतीजे हैं वो अलग अलग किस्म के इस बार देखने मिल सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा है जो त्रिकोणीय मुकाबला चर्चा में, एटलीस्ट चर्चा में कम से कम त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, विभिन्न दलों के जिस तरह से चुनाव प्रचार में हमने देखा है कि सभी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर विभिन्न दलों की रणनीति क्या नजर आती है? देखिए, गुजरात में जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था रमा, उससे पहले हमने देखा था एक पोस्टर वॉर छिड़ गया था। उसके बाद हमने देखा कि रोड शोज का दौर चला। सूरत में आम आदमी पार्टी के रोड शो निकले। अभी हम देख रहे हैं भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से उतरे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी चुनाव में ज्यादा नजर नहीं आए, चुनाव में ना के बराबर नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी शायद 2 दिन का ब्रेक लिया है भारत जोड़ो यात्रा से, और वो गुजरात में प्रचार के लिए आए हैं। उनकी रैली साउथ गुजरात में जो आज हुई, और एक रैली सौराष्ट्र में प्लान्ड है, और ऐसा कहा गया पार्टी की तरफ से कि इसे वो मतदान के दिन के करीब कराया जा रहा है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट नजर आए। अगर हम देखें तो वॉर ऑफ वर्ड्स जो है, स्टेटमेंट्स से जो एक तरीके की जो जंग छिड़ी हुई है, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कुछ बातों का जिक्र किया कि दूसरी पार्टियां ऐसा बोलती हैं कि औकात बता देंगे, लेकिन मैं आपका सेवक हूं। अगर हम देखें तो जैसे कांग्रेस भी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि ट्राइबल्स पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो एक तरीके से देखें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन स्टार कैंपेनर्स भी जो ग्राउंड पे उतरे हैं, बीजेपी ने काफी स्ट्रैटेजिकली स्टार कैंपेनर्स को उतारा है। अगर हम देखें तो साउथ गुजरात के कई इलाके हैं जहां पर महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां देवेंद्र फडणवीस को उतारा गया। सूरत में कई जगहों पर प्रांतीय पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। तो ऐसी स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग करने की कोशिश की जा रही है। अभी भगवंत मान भी उतरे हैं चुनाव प्रचार में, अरविंद केजरीवाल उतरे हुए हैं, राहुल गांधी भी उतर गए, अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। तो देखना होगा क्या इम्पैक्ट है जनता के। बिल्कुल, विभिन्न दलों की अपनी रणनीति है, कितने कुछ सफल होती है देखना होगा, और बेहद दिलचस्प ये होगा। भी आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी स्टिंग में एमसीडी चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में पैसे के लेन देन का
बड़ा खुलासा किया है। रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। तो लगातार हमलावर है बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, आपसे ही जानना चाहेंगे, बेहद गंभीर ये आरोप भी हैं और लगातार बीजेपी इन आरोपों को लगा भी रही है, एक के बाद एक कई स्टिंग सामने भी आए हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी इसके बीच घिरती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले अगर 6 महीनों के उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा वक्त से भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश इकाई है वो लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से मोर्चा खोल रही है। चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, सत्येंद्र जैन का मामला हो या फिर अन्य जो कई तरह के स्टिंग्स आए, उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। पंजाब में जो उनके मंत्री की संलिप्तता जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में हुई, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आक्रामकता दिखाई। और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले आए या फिर आबकारी नीति का हम अगर की बात करें तो उस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगातार धरना प्रदर्शन किया और मनीष सिसोदिया के घर तक का घेराव किया। अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है वो आंदोलन करने का काम किया और बीजेपी ने कई मोर्चे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर कर एक संदेश देने की कोशिश की कि जो आदर्श, ईमानदारी और शुचिता की बात कर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में आई, हुकूमत में आई, उसने किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त अपने सांसदों, अपने विधायकों और मंत्रियों को बचाने की कोशिश की। अब ये जो आज का जो ताज़ा जो स्टिंग का मामला है, इस स्टिंग में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, उसका लब्बो-लुआब यही था कि बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उनको घेरने की कोशिश कर रही है, आक्रामकता दिखा रही है कि अब जो अन्य विभागों में जो गड़बड़ियों की शिकायत लगातार मिलती रही है या भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आते रहे हैं, उससे इतर अब टिकटों के वितरण में भी आम आदमी पार्टी जो है वो सीधा संलिप्त दिखाई पड़ रही है। स्टिंग के जो बातचीत हैं आर पठानिया और अन्य जो 3 साथी हैं उनके जरिए, उसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि जो पीएसी के जो 5 मेंबर्स हैं उनके यहाँ टुकड़ों में 80 लाख रुपए जो हैं वो पहुंचाने की बात की गई है। यानी टिकटों के बंटवारे में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और टिकटों को बेचने का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और इसी बहाने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी, अगर हम तमाम मुद्दों की कड़ी देखते हैं तो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठाया है एमसीडी चुनावों में। कितना बड़ा मुद्दा ये बन पाया है और आम आदमी पार्टी का इस बारे में क्या कहना है? देखिए, एमसीडी की अगर बात करें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी पर उनका कब्जा रहा है और पहले जो है कई जो है वो एमसीडी जो है वो कई टुकड़े में विभक्त थे। इस बार जो है एक विधेयक ला करके उसको एक कर दिया गया और उसके बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौतियां हैं कि वो अपनी जो एमसीडी की जो सत्ता है उसको बचाए रखने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी पर कब्जा करना उनकी एक हसरत रही है कि इतने वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद, सरकार में रहने के बावजूद अब तक एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा नहीं हो पाया है, जबकि दिल्ली में वो लंबे समय से सरकार में है। ऐसे में जो लोकल बॉडीज में आम आदमी पार्टी की जो भागीदारी है वो कैसे बढ़े, उसके लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार का हवाला देकर, भ्रष्टाचार के मामले उठाकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। स्टिंग जो है
वो एक हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण या एक मजमून हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ में आक्रामक रही है, ऐसे में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की एक कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि जनता पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है, या आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, या फिर वोटिंग के पैटर्न पर ये जानकारी मिल पाएगी कि भ्रष्टाचार के मसले पर जो दिल्ली की जनता है उसने वोटिंग करी है, या फिर कौन सा मुद्दा जो है वो छाया रहा है। बहरहाल बीजेपी की ये कोशिश जरूर है कि वो भ्रष्टाचार के मसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरे और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी उतना जिस तरह के आरोप लगे हैं उतनी बड़ी तीव्रता के साथ जो है अपना बचाव नहीं कर पा रही है, उस तरह के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीन दल हैं जो एक दूसरे से यहाँ की एमसीडी की इस बार की सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसको कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है, कौन कितने नुकसान में दिखाई दे रहा है? देखिए रमा, आपने जो सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी ठीक से काउंटर नहीं कर रही है, ये बिल्कुल सही आपने पूछा, क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगर बात करें तो ईडी या तमाम जो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो पूछताछ की गई, उस पूछताछ के दौरान भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने या मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर किसी भी तरह के सवालों की सफाई जो है वो मीडिया से आकर के नहीं दिया। जब विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया, खास सत्र में अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन मीडिया से मुखातिब होकर उन्हें जिस तरीके से सफाई देनी चाहिए थी, जवाब देना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। आबकारी नीति को लेकर के ही जो नई आबकारी नीति थी उसको उनको रोल बैक करना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा, और पुरानी नीति जो है वो दिल्ली पर फिर से लागू की गई और उसमें तरह तरह के जो मामले थे वो परत दर परत खुलते चले गए। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई सिस्टमेटिक तरीके से जवाब जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करें या फिर अन्य मसले जो हैं, उसका आरोप आम आदमी पार्टी जो है वो लगाने की कोशिश करती रही और उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया, कोई ठोस उसका प्रमाण जो है वो आम आदमी पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाई। वैसा ही मसला इस दौरान भी देखा जा रहा है कि स्टिंग जो ऑपरेशन है, उस स्टिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है या उनका खंडन करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, उनके जो छोटे मोटे प्रवक्ता हैं वो इस बात की तस्दीक जरूर करते हैं, वो ये जरूर बोलने की कोशिश करते हैं कि ये फर्जी स्टिंग है या फिर इसके औचित्य पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन औचित्य पर सवाल खड़ा करने के दौरान उन्हें प्रमाण भी प्रस्तुत करना चाहिए कि यह कैसे स्टिंग जो है फर्जी है या फिर इसमें क्या सत्यता है, यह देखने वाली बात होगी। बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में कहा कि इस समारोह में देश के दूरदराज के इलाकों से युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम से युवा प्रतिभागियों को नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही भारत में युवा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। There's a spark in those youngsters when you meet them. You know, they are here to achieve something. They know they are selected out of 1,000+ applications and they are the lucky 75 creative minds. Now they will get the opportunity to interact with others, also work as a team. गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। फिल्म बाजार फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों को मंच प्रदान करता है। इसमें हर वर्ष दक्षिण एशिया के 200 से अधिक फिल्म, पटकथाएं, परियोजनाएं और फिल्में दुनिया भर के निर्माताओं, खरीदारों, बिक्री एजेंटों और फिल्म समारोह आयोजकों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। और हमारे संवाददाता शैला हमारे साथ जुड़ी है और ज्यादा जानकारी के लिए। शैला, इस बार का
इफ़ी अगर हम कहें तो कई मायनों में खास है, कई नई पहल भी इसमें की गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बताई जा रही है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। किस तरह से युवाओं को, एक युवा प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच दिया गया है इस क्षेत्र में जो दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल रमा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मों का ये मेला अब अपने पूरे शबाब पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी रौनक है, यहाँ पर डांस के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तमाम सारी गतिविधियां हो रही हैं, बहुत बड़ी स्केल पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं फिल्मों के इस मेले में शामिल होने के लिए। बड़े बड़े कलाकार, फिल्मकार आए हुए हैं और आपको बता दूं मेरे साथ इस समय अशोक जी हैं जो कि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हैं और साथ ही साथ हमारे साथ नॉर्थ कर्नाटक फिल्मों के चेयरपर्सन भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ किस उम्मीद के साथ आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी, बताइए जरा। ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋವಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಗೋವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. अशोक सर जी कर्नाटक के कन्नड़ इसके बड़े बढ़िया हीरो हैं और वे अभी ऐसे फिल्म फेस्टिवल के लिए 40 बार तो शायद आए हैं, लेकिन पहली बार जो गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है ये पहली बार आया है। और मेरे ख्याल से तो इस आज़ादी अमृत महोत्सव के इस संदर्भ में अब पिछले 2 साल का जो था कोरोना की वजह से लोग बहुत कम आए थे, मैं भी आते रहता हूँ, लेकिन इस साल है ना बहुत सारे लोग, खूब इतने लोग मिले हैं। ये मेला पहले से भी अच्छा मेला बन गया है और हर स्टेट से और इंटरनेशनल से बहुत खूब लोग आए हैं। सबके साथ मिलकर हमें तो बड़ी खुशी हो रही है और यहाँ नए नए तरीके से जो क्या फिल्मों के बारे में नए तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी मिलती है और नए फिल्म्स आ रहे हैं, अच्छे फिल्म हम देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल रमा, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं फिल्मों के इस मेले में शामिल होने के लिए और जिस तरह से आपने कहा कि कई नई पहल का आगाज़ किया गया है, जाहिर बात है कई नई पहल का आगाज़ किया है सरकार ने इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में। और ख़ास बात ये जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो है, ये एक बहुत अच्छी पहल है, युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारा ग्रामीण युवा है, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाला युवा है जो फिल्मों को सिर्फ दूर से देखता है, हीरोज का अनुसरण करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाता है कि वो भी उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हीरो बन सकता है या फिर वो डायरेक्टर बन सकता है, निर्देशक, प्रोड्यूसर बन सकता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म सरकार प्रदान कर रही है वो उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, उनके कौशल विकास के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, उनके विकास के लिए तो सुनहरा अवसर है ही, साथ ही साथ सिनेमा जगत के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर माइंड अपने आप में डिफरेंट होता है और हर माइंड अपने आप में डिफरेंट कहानी लेकर आता है, अलग तरह से सोच रहा होता है। वो क्या सोच रहा है, किस तरह की फिल्म बनाकर प्रस्तुत करेगा जो आगे आने वाले समय में नया मील का पत्थर साबित होंगी। तो ये एक जो शुरुआत है 75 क्रिएटिव माइंड्स की, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये दिखाता है कि भारत सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के भी बारे में सोचती है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस बारे में भी सोचती है। और खासतौर पे दिव्यांगजनों के लिए जो प्रयास किए गए हैं, जगह जगह जिस तरह से दिव्यांगजनों को कोई सहूलत प्रदान हो उस जी शहला, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप वहां से दे रही हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम खबर पर नजर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।